हेलो बच्चों, मैं आपका शांतनु सर। केमिस्ट्री में अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वो किस लेवल पे होती है, क्योंकि हमने किन्हीं भी दो मैटर यानी कुछ रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो जो रिएक्टेंट होंगे वो किसी कोई ना कोई मैटर ही होगा। वो किसी भी स्टेट में हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। वो मैटर अल्टीमेटली किन्हीं ना किन्हीं, सपोज करिए कि हम अगर क्विक लाइम ले रहे हैं, CaO ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, CuSO4 ले रहे हैं, तो हमने उनको उनकी एमार्फस फॉर्म में लिया या फिर हमने एज ए रिएक्टेंट कुछ गैसें ली। अल्टीमेटली वो जो मैटर है, वो जो रिएक्टेंट है, वो जो सब्सटेंस है, वो किन्हीं ना किन्हीं माइन्यूट पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होगा। और उस लेवल पर होती है कुछ रिएक्शंस, उस स्तर पर होते हैं कुछ केमिकल चेंजेस, जिससे कि हमें मिलते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, उत्पाद मिलते हैं। वो स्तर क्या हो सकता है? तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे हमको जो चीज दिखती है, जो विजिबल है या जिस लेवल पे हम रिएक्शन कराते हैं, वो तो हो गया हमारा कोई सब्सटेंस हो गया जिसको हम मैटर कह सकते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर में भी हमने पढ़ा कि 3 स्टेट में होता है। वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है। मान लीजिए हम H2SO4 ले रहे हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होगा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई गैस ले रहे हैं तो गैस इस स्टेट में होगी। कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, क्विक लाइम, कुछ भी ले रहे हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में होगा। कुल मिला के सब अपनी मैटर की स्टेट में होंगे। लेकिन जो रिएक्शन होती है वो इस स्तर पे नहीं होती है। ठीक, जब हमने रिएक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी आसानी से, कितने अच्छे से हो सके इस चीज को पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए क्लोज कांटेक्ट बड़ा जरूरी है। यानी रिएक्शन जब तक दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे नहीं, वो रिएक्शन करेंगे नहीं और कुछ प्रोडक्ट, कुछ उत्पाद हमको मिलेगा नहीं। तो क्लोज कांटेक्ट मतलब कि उनका कुछ ना कुछ एक छोटा लेवल होता होगा। यानी वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उससे भी छोटा एटम्स हो सकते हैं, और एटम से भी छोटा हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे हो रही हो। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है कि कोई केमिकल रिएक्शन किन माइन्यूट, किन सूक्ष्म कणों से के आपस में रिएक्शन करने से हो रही है या होती है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 6th BC। ठीक, उस समय सबसे पहले महर्षि कणाद का नाम आता है दिमाग में, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने परमाणु शब्द दिया और उन्होंने कहा कि परम धन अणु, परम मतलब अल्टीमेट, अणु मींस पार्टिकल। एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है। कोई मैटर हमको कितना भी बड़ा दिखे, वो किसी भी अवस्था में हो, वो किसी ना किसी सूक्ष्म कण से बना हुआ है, किन्हीं माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है। वो पार्टिकल परमाणु है। ये बात कही महर्षि कणाद ने। और उस स्तर पर होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक, फिर लंबे समय तक परमाणु यानी आज जिसको हम एटम कहते हैं, और अणु मींस मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं, तो लंबे समय तक ये माना गया कि हाँ परमाणु है और इसी स्तर पर चीजें हो रही हैं, रिएक्शंस होती हैं आपस में। दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, कुछ उनमें परिवर्तन होते हैं और हमें उत्पाद मिल जाता है। एक लंबे गैप के बाद लगभग 460 से 370 BC में एक साइंटिस्ट आते हैं, डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने कहा कि हाँ इन्हीं सूक्ष्म स्तर पर ये रिएक्शंस होती हैं और कोई एटम नाम की चीज इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, फिर 1808 में डाल्टन आते हैं और डाल्टन अपनी एक प्रॉपर पूरी थ्योरी देते हैं। उन्होंने कहा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम से जो जानी जाती है, उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत सारी चीजें बताई कि हाँ एटम ही वो माइन्यूट पार्टिकल है। अणु जिसको कह सकते हैं, सॉरी परमाणु जिसको कह सकते हैं, एटम वो माइन्यूट पार्टिकल है जिस लेवल पर केमिकल रिएक्शन होती है, जिस स्तर पर होती हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, एक पदार्थ के एक जैसे होंगे, मतलब आइडेंटिकल इन ईच एस्पेक्ट होंगे, हर स्तर पर समान होंगे, उसी स्तर पर रासायनिक क्रियाएं होंगी। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ये एक जैसे होंगे, आपस में अपने ही जैसे एटम्स से रिएक्शन करेंगे और वैसे ही उत्पाद बनाएंगे। और इनको हम फर्दर या आगे इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, बस यही एक सबसे छोटा स्तर है। कुछ दिन तक इनकी बात सही भी रहती है और जैसे ही आते हैं 1833 में फैराडे, तो उनको लगा कि जब किन्हीं भी दो चीजों को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी आप लोग देखते हैं, तो किन्हीं भी दो चीजों को अगर हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई एक तरीके का चार्ज डेवलप हो जाता है, आवेश डेवलप हो जाता है। तो उस आवेश की वजह से, यानी कि कुछ चीज है, अगर हम कोई सपोज करिए कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का ये एमार्फस होता है, उसको हम पीस ले, पाउडर बना ले,
तो वो जो छोटा सा पार्टिकल मिलता है उससे भी सूक्ष्म स्तर पर, उससे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ है जो कि अगर रब कर दिया तो किन्हीं दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जैसा कुछ क्यों आ गया, है ना। तो यहां से चीजें फिर बढ़ने लगी। अब इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल कुछ माइन्यूट पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिकल है, जो कि जिसमें कुछ ना कुछ आवेश है, जो कि आवेशित है, किन्हीं चीजों को यदि आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक, फिर आते हैं 1874 में जे स्टोनी इस टर्म को देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ है, कुछ चीजें रब करने से किसी चीज को अचानक से जो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, तो क्योंकि ये थोड़ा सा इनमें एक तरीके का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जैसा कुछ है, तो इनको इलेक्ट्रॉन कहा जाए। इन छोटे ये जो शब्द आया, इलेक्ट्रॉन शब्द आया, उन्होंने कहा इनको इलेक्ट्रॉन कहा जाए, इलेक्ट्रॉन है ये। और ये सब चीजें चलती रही। फिर धीरे धीरे करके जब प्रॉपर सेटअप बना और विलियम क्रुक ने एक बात नोटिस करी कि नॉर्मली जो गैसें होती हैं वो आयोनाइज नहीं किया जा सकता उनको, यानी कि करंट का फ्लो में हम नहीं कर सकते। अब करंट का फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक बात और ऑब्जर्व करी कि अगर लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज हो और 0.01 mmHg का प्रेशर रखा जाए, तो जो गैसें इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर थी वो अच्छी खासी कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम रन कर सकते हैं गैसेस में भी। मतलब गैसों को भी हम क्या कर सकते हैं, एक गुड कंडक्टर बना सकते हैं। गैसों को हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने विलियम क्रुक ने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उनके साथ ही लगे रहे थॉमसन, और थॉमसन ने देखा कि कुछ कैथोड रे नाम की कोई चीज है जो कि किसी निगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रही, उत्पन्न हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर है। बाद में आते हैं गोल्डस्टीन जो कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट ही आगे चलकर रदरफोर्ड ने कहा कि हाँ ये रे तो कैनाल रे है, लेकिन इनके अंदर कोई पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रहा है तो उनको फिर उन्होंने प्रोटॉन कहा। और फिर आते हैं चैडविक ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की। तो बात शुरू हुई थी 6th BC से, जब महर्षि कणाद ने बोल दिया कि परमाणु नाम की कोई चीज है, परम अणु नाम की कोई चीज है, वहां उस स्तर पर कोई केमिकल रिएक्शन होती है। डेमोक्राइटस ने 460 से 370 BC के बीच में कहा। फिर डाल्टन आते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं प्रॉपर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम से। फिर फैराडे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली बात करते हैं कि कुछ चार्ज है। फिर स्टोनी एक टर्म देते हैं इलेक्ट्रॉन। और फिर विलियम क्रुक, प्लकर और थॉमसन मिलकर के प्रॉपर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर गोल्डस्टीन आते हैं, गोल्डस्टीन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और रदरफोर्ड उनको प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर उनके बाद हालांकि बीच में न्यूक्लियस की खोज हुई। फिर आते हैं चैडविक, और चैडविक ने बताया कि कुछ न्यूट्रॉन भी है, कुछ न्यूट्रल भी है, जो कि किसी एटम की स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि उसको वेट देने के लिए, उसको स्थायित्व देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूट्रॉन नाम का, जिसपे कोई चार्ज नहीं है लेकिन वेट अच्छा खासा है। तो धीरे धीरे करके चीजों की खोज होती है, यानी कि एटम से भी नीचे का कुछ है जो कि पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उन्हीं में से कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन है, और इस लेवल पर होती है केमिकल रिएक्शंस, फिर बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बॉन्ड बनना और बॉन्ड का टूटना बड़ा ही आवश्यक है। और ये सब बॉन्ड का बनना टूटना कैसे होता होगा, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से होता होगा। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से कुछ बॉन्ड बनते होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट, या जिनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या कभी बॉन्ड शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते होंगे, और उस लेवल पर केमिकल रिएक्शन होती है। दिखता हमें सीधा सीधा कोई बड़ा चेंज है, कभी कलर में चेंज दिख गया, कभी स्टेट में चेंज दिख गया, रिएक्टेंट हम कुछ लेके चले थे, प्रोडक्ट हमें कुछ और मिल गया, लेकिन चीजें बड़े ही छोटे स्तर पर, बड़े ही माइन्यूट लेवल पर चेंजेस होते हैं। ठीक, अब उन्हीं चीजों को कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, और धीरे धीरे एक एक करके इन चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए आते हैं। तो चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ से, और फिर बढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। सबसे पहले कोई भी चीज हमको दिखती है अपनी मैटर की एमआरपस फॉर्म में दिखती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। फिर आते हैं महर्षि कणाद 6th सेंचुरी BC में, और बताते हैं कि कोई चीज परमाणु है, इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, इनडिस्ट्रक्ट जिसको नष्ट ना किया जा सके, और वो परम अणु है, अल्टीमेट पार्टिकल है। फिर आते हैं ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस 460 BC से 370 BC के बीच में। एटमोस उन्होंने कहा था, एटम नहीं कहा था, एटमोस कहा था। एटमोस उन्होंने इंडिविजुअल की वजह से कहा था, फिर धीरे से इसको भी एटम कहा गया। फिर जॉन डाल्टन ने 1808 में अपना इन्होंने स्ट्रक्चर, मैटर की स्ट्रक्चर बताई, बोला कि वो एटम से बने होते हैं, प्रॉपर अपनी थ्योरी दी, जिनमें से पहली थ्योरी थी कि ये जो एटम्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं,
छोटे हैं और अब इनको बाद में फिर इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो कि बाद में पूरी तरीके से खारिज हुई। इनकी जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है ये ब्लू मार्कर से, ये सब की सब बाद में खारिज हो गई। केवल एक बात बची कि हाँ, मैटर क्या बना होता है, एटम से बना होता है। एटम्स कंबाइन होकर के किसी मॉलिक्यूल को बनाते हैं और मॉलिक्यूल से प्रॉपर कंपाउंड बनता है। ये बात इनकी सही थी। बाकी इनकी सारी की सारी थ्योरी बाद में एक एक करके डिस्कवरी के साथ मतलब खारिज होती गई। इन्होंने कहा वन मैटर अलाइक एटम, एक मैटर के जितने भी एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन कंपाउंड देख सकते हैं आप, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। सबको एक जैसा होना चाहिए था, पूरा कैल्शियम 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 होते हैं ना, तो ये गलत है। एटम प्लस एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये कुछ हद तक सही है। एटम प्लस एटम से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कोई भी जो कंपाउंड होता है वो किन्हीं दो एटम के एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होने से बनता है। इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट एटम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन एटम लेवल पे होती है, एटॉमिक लेवल पे होती है। एटम ही उसका सबसे छोटा स्तर है, इससे नीचे अब नहीं होता कुछ, बात खत्म। तो ये सब कुछ चीजें इनकी गलत थी, कुछ सही थी। फिर आते हैं आपके फैराडे। 1833 में इन्होंने बोला कि किन्हीं भी दो चीजों को फ्रिक्शन से यानी रब करने से, रगड़ने से, एक तरीके का फ्रिक्शन यानी रगड़ना, घर्षण करना, या रब करना भी घर्षण करना ही है, से एक तरीके का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो या तो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। और यहां से थोड़ा सा ये एक शुरुआत थी चीजों की बदलने की। इन्होंने कहा कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि चार्ज होता है, जिसमें कोई ना कोई आवेश होता है, आकर्षण का गुण होता है या प्रतिकर्षण का गुण होता है, अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। जीजे स्टोनी आते हैं, कब आते हैं, 1874 में, और उन्होंने इन चार्ज पार्टिकल्स का नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कहा ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। फिर अब देखिए इतनी बातें तो हो गई, इतनी बातें होने के साथ साथ कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे अच्छा ये चीजें हैं, जैसे एलिमेंट है। एलिमेंट कैसा होता है, एक तरीके के एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होकर के बनाते हैं एलिमेंट। ये अभी आपका पार्ट नहीं है। एटम स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट या पार्टिकल है दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर एटम को डिफाइन करना हो तो एटम को अभी भी आप इसी ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि इस एटम स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है या पार्टिकल्स है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही डिफाइन करेंगे एटम को आप, क्योंकि उसका डिवीजन एक अलग बात है। फिर आते हैं हमारे कौन, विलियम क्रुप, प्लकर और जे थॉमसन। और ये तीनों लोग मिलकर के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, पहले ऐसा था कि गैसें एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। फिर जब विलियम क्रुक ने चीज ऑब्जर्व करी कि अगर 10,000 तक का वोल्टेज हो और 0.01 mg का प्रेशर हो तो इस प्रेशर पर गैसें भी एक गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि उनमें भी करंट का अच्छा खासा फ्लो हम कर सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इस एक्सपेरिमेंट की। क्या किया गया, ये एक पूरा सेटअप बनाया गया जो कि था हमारा क्या, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस apparatus का भी नाम था, इसको कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे डिस्कवरी। इस तरीके से इस पूरा एक सेटअप लगाया गया। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास का पूरा ये बॉक्स, ये ट्यूब है, पूरी ग्लास की बनी हुई है। यहां से कुछ आए हुए इंडक्शन कॉइल्स, ठीक, जो कि इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। यहां से वैक्यूम क्रिएट किया गया, जितनी भी गैसें थी निकाली गई। फिर कोई अच्छी गैस इनके अंदर भरी गई। गैस कोई भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं था, ये सब चीजें अभी हम लोग पढ़ते हैं बाद में। प्रेशर रखा गया कितना, 0.01 mmHg, और वोल्टेज रखा गया 10,000 वोल्ट। कितना रखा गया, 10,000 वोल्ट, इतना वोल्टेज रखा गया। और जैसे ही करंट का फ्लो किया गया, कौन कौन थे इस एक्सपेरिमेंट में, क्रुप, प्लकर और थॉमसन, तीन लोग थे। जैसे ही इनके अंदर एक गैस भर दी गई, इनर्ट गैस, इनको वैक्यूम क्रिएट किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही करंट का फ्लो किया गया तो देखा गया कि ये जो पीछे की स्क्रीन थी, यहां पर कुछ फ्लोरोसेंस था, कुछ चमक थी यहां पर, यानी कि कुछ ना कुछ पार्टिकल जरूर थे, क्योंकि इसके पीछे थी, मतलब अपोजिट साइड से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, इस प्लेट से आ रहे हैं। देखो इसको क्या कहा गया, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड था हमारा निगेटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रोड था हमारा पॉजिटिवली चार्ज। इसको कहा गया कैथोड और ये है हमारा एनोड। कैथोड निगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। कैथोड की तरफ से ही, क्योंकि अगर चमक इधर है मतलब अपोजिट डायरेक्शन से कुछ ना कुछ रे आ रही,
इन रेस को कहा गया कैथोड रेस। ठीक, अब कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे कि क्या क्या प्रॉपर्टी थी। इनकी प्रॉपर्टी ये थी कि इन्होंने क्या किया कि रास्ते पर रखे हुए, अगर इनके इस रास्ते पर किसी हल्के पैडल व्हील को रखा गया तो उसको घुमा दिया। अगर इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई। इन पे मैग्नेटिक बिहेवियर भी था। ये अपनी शैडो भी बना रहे थे। ठीक, अगर इनके रास्ते में कुछ ऐसा रख दिया जाए, तो ये क्या कर रहे थे, अपनी शैडो भी बना रहे थे। अपने रास्ते पर रखे हुए एक पैडल व्हील को घुमा, लाइट वेट के किसी पैडल व्हील को घुमा भी दे रहे थे। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी इनमें देखने को मिली। तो जो रे थी वो कैथोड रे थी। और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय है, वो थॉमसन को जाता है, क्योंकि ये जो दो लोग थे, विलियम क्रुक और प्लकर, जिन्होंने यहां तक कैथोड रे तक तो काम किया, फिर इसके बाद खत्म कर दिया। थॉमसन ने कहा कि ये जो रे है, ये रेस तो कैथोड रे है, लेकिन जैसे कोई अगर किसी स्ट्रीम में कोई धारा है, उसमें पानी का प्रवाह है, तो उस बहते हुए पानी को उसको तो धारा ही कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो स्ट्रीम है, जो धारा है, वो बनी हुई है किससे, वाटर से। ऐसे ही थॉमसन ने कहा कि हाँ जरूर, इन रेस का नाम, क्योंकि कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इन रेस का नाम कैथोड है। लेकिन जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है। और क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी थी, इसलिए जैसे ही चार्ज पार्टिकल का नाम आया, तुरंत कहा गया कि ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हुई पहले सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कि ये जो कैथोड रे थी, ये क्या कर सकती हैं, किसी हल्की मेटेलिक फाइल को क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। इनका कोई ऐसा नहीं था कि इनका बहकाव हो अपने रास्ते से, इनके रास्ते में पैडल व्हील पड़ा तो उसको प्रॉपर घुमाया, बहुत लाइट वेट के पैडल व्हील को घुमाया। कैसे कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ये कैथोड रे पीछे की तरफ ग्रीनिश येलो कलर का फ्लोरेसेंस चमक उत्पन्न कर रही थी। ठीक, जो कि हमारा ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास का बना हुआ था, सोडा ग्लास का, इस पर ग्रीनिश येलो कलर के फ्लोरेसेंस चमक उत्पन्न कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अपना प्रॉपर बिहेवियर शो कर रही थी। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जैसे इनको रखा गया, तुरंत क्योंकि निगेटिव चार्ज थी तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गई। अगर इन रेस के रास्ते पर किसी हार्ड मेटल को रख दिया जाए तो ये क्या कर रहे थे, एक्सरे प्रोड्यूस कर दे रहे थे। ठीक, किसी हार्ड मेटल को रखा जाए तो ये एक्सरे प्रोड्यूस कर दे रहे थे। ये गैसों को आयोनाइज कर रहे थे। हालांकि उसके लिए एक चीज और रिस्पॉन्सिबल थी, जो कि था हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर, 0.01 mmHg का प्रेशर। ठीक, अब इसके बाद ये यहां तक बात हो गई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की। ठीक है, फिर कुछ चीजें इससे रिलेटेड निकाली गई, जैसे इस पर चार्ज कितना है, इनका मास कितना है, चार्ज और मास का रेशियो कितना है, ऐसी बहुत सारी चीजें इनकी डिस्कवर की गई। जैसे कि इन पर चार्ज कितना आता है, चार्ज आता है -1.6 मल्टीप्लाइड बाई द 10⁻⁻19 कूलम। मास 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 kg। ठीक, ये था इनका चार्ज और ये था मास। फिर इनका एक प्रॉपर अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ऐसे कर देते हैं। इनका मास आप लोग देख ही रहे होंगे, लगभग नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये हो गया इनका चार्ज और ये मास। E/m रेशियो भी इनका निकाल सकते हैं, चार्ज अपॉन 76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक, तो ये चीजें थी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे। और फर्दर, जैसे कि मैंने बताया कि रेस तो कैनाल थी, लेकिन उनके अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल था वो था प्रोटॉन। इतना आप लोग नोट कर ले तब तक। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, और उन कैथोड रेस के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है लगभग -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम।
और इनका भार कितना होता है, तो वो होता है 9.1 गुणे 10 की घाते ऋण 31 किलोग्राम, जिसको कह सकते हैं कि 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg, या फिर अगर ग्राम में कह रहे हैं तो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। देख सकते हैं कितना कम इसका भार है, वेट है। ओके, अब ये जो चार्ज है और ये मास, इनका रेशियो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब हम फिल करते हैं तो किस गैस के लिए चार्ज और मास का क्या रेशियो आ रहा है, E/m का रेशियो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। तो कितनी होती है? 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। ठीक, एक तो चीज ये हो गई। फिर एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होता है, तो वो होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। सोच सकते हैं आप कितना छोटा है ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कि अगर स्फेरिकल है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसका रेडियस कितना होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 15, 1 गुणे 10 की घाते ऋण 15 मीटर। ठीक है, E/m का जो रेशियो बताया वो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में बिल्कुल भी अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग नहीं होता है। मतलब कोई भी गैस भरेंगे, E/m का जो रेशियो है, E/m का जो रेशियो है ये लगभग फिक्स सा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वैसा ही आएगा। जैसे ही हम बढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे, तो वहां पर E/m का रेशियो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगा, जिनमें सबसे अच्छी और सबसे बड़ी वैल्यू आती है हाइड्रोजन गैस के लिए, इसलिए वहां हाइड्रोजन ही फिल करना उचित रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी जो कि हमने देखी किसमें, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, या इसको ही कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन चीजों को आप आराम से नोट कर लेंगे, एक सीक्वेंस में इन चीजों को पढ़ा हमने, इनको नोट कर लें, जो चीज आपके लिए नोट करने लायक हो। तब तक हम थोड़ा हटे जा रहे हैं यहाँ से। इंडक्शन कॉइल, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे किसी भी एटम के अंदर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को एज ए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन नहीं खोजा गया, वही जैसा इलेक्ट्रॉन का केस था कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे खोजी गई, विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया और अंदर पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन, फिर उनका बिहेवियर, ये सब बताया किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन के केस में क्या है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की जगह सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कवर किया डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे, सॉरी कैनाल रे के अंदर जो पार्टिकल थे, दोज वर द प्रोटॉन, वो पार्टिकल प्रोटॉन थे। कैसा रहा एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब था, क्या था, क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इसमें गैस फिल की गई। बेटा सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी जो गैस रहेगी E/m रेशियो के हिसाब से वो रहेगी हमारी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को फिल किया गया। ये एनोड आपका है जैसे वहां था। कैथोड में चेंज किया गया, कैथोड को परफोरेटेड कर दिया गया, छिद्रित कर दिया गया, इसमें ढेर सारे होल थे। होल किए इस वजह से गए क्योंकि जब हम कर रहे थे कैथोड रे की डिस्कवरी तो कुछ चीजें थी, और ये सब ऑब्जर्व किसने किया, गोल्डस्टीन ने। किसने किया, गोल्डस्टीन ने। और ऐसा नहीं है, ठीक है, गोल्डस्टीन, यहां पर परफोरेटेड कैथोड लगाया गया, और जैसे ही एक हाई वोल्टेज सोर्स इनको ऐड किया गया, ऐड करने के बाद एक तरीके का फ्लोरेसेंस, एक तरीके की चमक दिखी। कहां दिखी? इस बार दिखी वो चमक इस कैथोड के पीछे, यहां पर, ठीक है, कैथोड के पीछे।
कहां पर? कैथोड के पीछे। मतलब ये क्लियर है कि जो रेज है वो आ रही है एनोड की तरफ से, परफोरेटेड कैथोड, छिद्रित कैथोड को पार करके जा रही है और सामने की जो वाल है उस पर स्ट्राइक कर रही है, चोट कर रही है। हाँ, इसी समय कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कि कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमें केवल वो मतलब है जो पार्टिकल एकदम एंटी बिहेवियर है जिसका कैथोड रे से, तो एनोड से रेज निकल करके जा रही है कहां? कैथोड की तरफ। ये रेस थी हमारी कैनाल रे। कैनाल कहने का पर्पज ये है कि ये कैथोड को कर दिया गया परफोरेटेड, यानी कि छिद्रित कर दिया गया, और जैसे किसी डैम से कोई नहर होती है जिसको कैनाल बोलते हैं, उस नहर से जब अलग अलग उस डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो अलग अलग चेंबर से, अलग अलग गेट से जिस तरीके से बड़े प्रेशर के साथ पानी निकलता है, जितने गेट खुलेंगे उतने ही ओपनिंग होंगी, उतना ही पानी फ्लो से निकलेगा। ठीक वैसा ही केस यहाँ था कि परफोरेटेड कैथोड की वजह से केवल जितने भी ये पोर्स थे, जितने छिद्र थे, इन्हीं से निकल पा रही थी कैनाल रे, इन्हीं से निकल पा रही थी कैनाल रे, और सामने की वाल पर स्ट्राइक कर रही थी। अब बेटा सेम वही चीज है कि जैसे इन रेज का नाम था कैनाल रे, बात समझना। एक नाम और दे सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है किससे? एनोड की तरफ से। एनोड है कैसा? पॉजिटिव बिहेवियर का। कैथोड कैसा है? निगेटिव बिहेवियर है इसका। अब क्योंकि एनोड से प्रोड्यूस हो रही है तो इन रेज को हम एनोड रे भी कह सकते हैं। ठीक, इन ये इनकी, अच्छा, गैस इनमें हाइड्रोजन फिल करी जाएगी। सबसे अच्छा ई अपॉन एम का रेशियो, मतलब चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो आएगा वो हाइड्रोजन के लिए आएगा। ये तो हो गई हमारी रेस। एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टीन ने, अंदर के पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन का बिहेवियर बताना, ये इसका क्रेडिट ज्यादा जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है, ज्यादा जाता है रदरफोर्ड को। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी जैसी थी हमारी, मतलब जस्ट एंटी रहेंगी जैसी हमारी कैथोड की थी। कुछ प्रॉपर्टी क्या है? पहली कि इन रेस का बिहेवियर पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही थी, एनोड से प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही थी। ठीक है, और क्या था? इनके पास भी मास था। इनके पास जब इनको रखा गया हम कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो ये अट्रैक्ट हुई निगेटिव टर्मिनल की तरफ। मान लो इधर से रिप्रोड्यूस हो रही हैं और यहां पर एक लगा दी जाए, एक लगा दी जाए पॉजिटिव प्लेट, यहां एक ऊपर लगा दी जाए निगेटिव प्लेट अलग से। तो ये रे क्योंकि एनोड से जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव बिहेवियर है, तो तुरंत इधर इधर इनका झुकाव किधर होगा? इस ये रेस कैसी है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही है, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनका अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज की तरफ होगा, इसलिए इनका झुकाव किधर होगा? निगेटिव टर्मिनल की तरफ, और ये मुड़ जाएंगे किधर? इस निगेटिव प्लेट की तरफ। ये हो गया इनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। अब ये तो होगी बातें पूरी किसकी? इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर थी, यानी रास्ते में अगर कुछ पड़ता है तो उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, छिद्रित कर सकते हैं, उसको आर पार जा सकते हैं। वेट था, मास था, किसी पार्टिकल को घुमा सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो कि सिमिलर थी कैथोड रे के। लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल था वो प्रोटॉन था। बात समझ रहे हैं? जैसे बूंद बूंद से धारा बनती है, तो धारा को तो हम धारा ही कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे, लेकिन बनी किससे है? वाटर से, जल से। ठीक वैसा ही निकल तो रही है कैनाल रे, पहले प्रॉपर्टी बताएगी कैनाल रे की, बनी किससे थी? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन्स की भी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक जो प्रॉपर्टी कैनाल रे की है। अब प्रोटॉन पार्टिकल है तो पार्टिकल का हमको बताना पड़ेगा चार्ज कितना है, मास कितना है, ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी। तो इन पर अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो यूनिट में होगा +1 चार्ज, यूनिट के हिसाब से +1 चार्ज। अगर हम देखें चार्ज कूलाम के हिसाब से तो कितना था? +1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब इलेक्ट्रॉन के इक्वल बट अपोजिट इन चार्ज। अगर मास देखें कितना होगा? मास था इनका 1.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24। ठीक है, अगर मास की बात करें तो मास कितना था? 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया। अब ये जो मास है ये लगभग इक्वल है किसके? मास ऑफ हाइड्रोजन के, मास ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक, ये हो गई प्रॉपर्टी अपनी प्रोटॉन्स की। डिस्कवरी का नाम था डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे, पार्टिकल अंदर था प्रोटॉन, तो साथ के साथ प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टी देख ली गई। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? जस्ट अपोजिट एंड इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन पर है उसके जस्ट अपोजिट है। मास कितना है? 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि इक्वल है मास ऑफ हाइड्रोजन के। यही से एक चीज और ध्यान देनी है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम होता है कौन? प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन्स का। किसका मास? प्रोटॉन्स का। ठीक है, मतलब
प्रोटॉन इज मच मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, बहुत भारी होता है। ठीक है, अब आते हैं किसमें, तीसरा पार्टिकल जो कि था हमारा न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। किसको? जेम्स चैडविक को। किसको? जेम्स चैडविक को। क्या हुआ, हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल, अगर ये हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो जो इसका न्यूक्लियस बचेगा जिसमें कि केवल प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे, तो हीलियम का न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। और बेरिलियम ले लिया 4Be9, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, 2He4, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। जब हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, क्या बनना है? एक तो 6C12 बनना है यानी कि कार्बन 12 बनना है, साथ के साथ एक ये पार्टिकल बनना है जिसपे आप देख रहे होगे कि यहां पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना तो पॉजिटिवली चार्ज है, ना नेगेटिवली चार्ज है। ये न्यूट्रल बिहेवियर है, लेकिन मास है, और वो मास है इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। जितना मास है प्रोटॉन के पास, ठीक उतना ही मास है न्यूट्रॉन के पास। इसलिए बहुत हेल्पफुल है एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एटम को वेट प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेटअप बनाया था इन्होंने, जेम्स चैडविक ने। क्या किया? एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, कोई भी हो सकता है, याद रखें अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के अल्फा पार्टिकल है क्या? जब जैसे कि हमने बोला कि 2He4, अब देख सकते हो 2 है इसका एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एटॉमिक सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक मास, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। ये होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो 4 है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो जो इसका न्यूक्लियस बचेगा, हीलियम का जो न्यूक्लियस है, वही हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल है। एक सेटअप बनाया गया, पोलोनियम सोर्स लिया गया जो कि अच्छे से अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर सके। यहां पर रास्ते में लगा दिया गया बेरिलियम। जैसे ही लगाया गया, पोलोनियम ने स्ट्राइक किया बेरिलियम के सरफेस पर, तो यहां से प्रोड्यूस हुआ एक न्यूट्रल पार्टिकल जो कि किसी भी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्सन, पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर किन्हीं भी इलेक्ट्रोड्स या किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं दिखा रहा था। वो ना तो किसी को अट्रैक्ट कर रहा था, ना रिपल कर रहा था, लेकिन हाँ उसके पास मास अच्छा खासा था, वो वेट प्रोवाइड कर रहा था, वेटेड था। ठीक है, तो ये हो गया यहां से पोलोनियम जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। पोलोनियम रेडियो एक्टिव नेचर का है, इसने रेडिएट किया अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स गए, इन्होंने स्ट्राइक किया बेरिलियम के सरफेस पर, वहां से प्रोड्यूस हुए न्यूट्रॉन। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। क्या किया गया? बेरिलियम में बम्बार्डिंग करी गई, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की। बेरिलियम के सरफेस पर बम्बार्डिंग करी गई अल्फा पार्टिकल्स की, जिससे बना एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका नाम था न्यूट्रॉन, जिस पर कि कोई भी चार्ज नहीं था, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन हाँ मास था, और वो इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके इक्वल था? मास ऑफ प्रोटॉन के। ये तीसरा हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल था। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, डायग्राम बनाना चाहे डायग्राम बना लेंगे।